हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन जी के भंडार में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए दैनिक पाठ योजना नंबर 10। ठीक है दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दैनिक पाठ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी दैनिक पाठ योजनाएँ बनाने में कोई समस्या न हो। ठीक है, देर आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें दैनिक पाठ योजना बनाने के लिए हमें उस पाठ योजना के बारे में लिखना होता है। जैसे दैनिक पाठ योजना है, वार्षिक पाठ योजना है या इकाई पाठ योजना है। ठीक है, उसके बारे में लिखना अनिवार्य होता है। उसके बारे में लिखने के बाद में हमें बोर्ड पर जो पूर्ति करनी होती है, सामान्य पूर्ति, उसके बारे में लिखना होता है। जैसे दिनांक हो गई, विषय हो गया, प्रकरण हो गया। प्रकरण लिखकर उसको अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में कक्षा लिखते हैं, कालांश लिखते हैं, समयावधि लिखते हैं, कितने समय तक आप पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बारे में लिखना भी जरूरी होता है। अगर आप स्कूल का नाम लिखना चाहो अपने विद्यालय का तो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगले पार्ट को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक में लिखते हैं। जैसे बच्चों की पाठ को पढ़ने के बाद में बच्चों के ज्ञान में क्या परिवर्तन होगा, तो हम लिखते हैं कि छात्र व्यापारिक शर्तों का प्रत्याशरण कर सकेंगे, छात्र व्यापारिक शर्तों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अवबोध, बच्चे उस पाठ को पढ़ने के बाद में क्या सीखेंगे, तो हमने लिखते हैं छात्र व्यापारिक शर्तों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र व्यापारिक शर्तों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं ज्ञानोपयोग, मतलब बच्चों को इस पाठ पढ़ने के बाद में बच्चे उस ज्ञान का कहाँ उपयोग कर पाएंगे, तो हम लिखते हैं छात्र व्यापारिक शर्तों को जानकर उनका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र प्राप्त जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला जो अपना बिंदु होता है विशिष्ट उद्देश्य का, वो होता है अभिरुचि, मतलब इस पाठ को पढ़ने के बाद में बच्चे किस चीज़ के प्रति अपनी रुचि विकसित कर सकेंगे। तो छात्र व्यापारिक शर्तों से संबंधित अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में अभिवृत्ति, उनका दृष्टिकोण कैसा विकसित होगा, तो व्यापारिक शर्तों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला जो हम लिखते हैं व्यापारिक शर्तों को जानकर सहमति व्यक्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमें इस पाठ पढ़ाने के वक्त हमें कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, वह होती है चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट आदि कन्या कक्षा उपयोगी सामग्री। ठीक है, विधि बहुत सारी होती हैं। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, ठीक है, खेल विधि, ऐसी बहुत सारी विधि होती हैं। उसके बाद में हम जो सामान्यतः यूज करते हैं वो है व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के माध्यम से हम पाठ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चों को एकदम से नया ज्ञान तो नहीं दे रहे हैं, उनको पहले से का जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी है या नहीं, उसको लिखना भी अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। तो आगे आता है अपना प्रस्तावना। क्या आता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से 5 प्रश्न करते हैं। जो बच्चों से हम प्रश्न करने वाले हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर से ही दूसरा प्रश्न बनता है और दूसरे प्रश्न के उत्तर से ही तीसरा प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष तौर से ज्ञान रखना है। और इसके बाद में जो अपना अंतिम प्रश्न होता है उससे अपना जो प्रकरण है वो निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रश्न करते हैं, दो पक्षों के बीच होने वाला आयात निर्यात क्या कहलाता है? बच्चे जवाब देंगे व्यापार। क्या कहलाता है? व्यापार। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न करते हैं हम, व्यापार के लिए किन दो पक्षों का होना आवश्यक होता है? तो बच्चे जवाब देंगे क्रेता और विक्रेता। क्रेता और विक्रेताई के मध्य ही व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न हम क्रेता विक्रेता से शुरू करते हैं। जैसे क्रेता तथा विक्रेता का क्या कार्य होता है? तो बच्चे जवाब देंगे क्रय और विक्रय करना। ठीक है दोस्तों, खरीदना और बेचना, ये भी जवाब दे सकते हैं, वैसे कोई इसमें इशू नहीं है। तो क्रय या विक्रय किसका होता है? तो बच्चे जवाब देंगे वस्तुओं का या सामानों का। ठीक है, तो वस्तुओं के क्रय और विक्रय का क्या नियम है? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, मतलब इनके लिए क्या नियम है या क्या शर्तें हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और इससे हमारा प्रकरण निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अपन प्रकरण है उसको पढ़ाते वक्त मतलब उस प्रकरण को बोलते जाना है और बच्चों के सामने उद्देश्य कथन के रूप में बोलते जाना है और उसको लिखते हुए उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे, ठीक है बच्चों, आज हम व्यापारिक शर्तों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उस प्रकरण को बोलना है। आगे आता है प्रस्तुतिकरण। कौन सा आता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 भागों में बांटते हैं इसको। एक तरफ होता है शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ होता है छात्रोत्तर क्रिया, तीसरी तरफ छात्र क्रिया और चौथी तरफ श्यामपट कार्य। ठीक है दोस्तों, शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको लिखते हैं और छात्र अध्यापक का जो उस टॉपिक के अंतर्गत जो क्रिया करता है वो छात्र अध्यापक की क्रिया के अंतर्गत आता है और छात्र जो क्रिया करते हैं वो छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। और श्यामपट पर हम जो भी लिखकर बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वो श्यामपट कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और
हम जो भी शिक्षण बिंदु शुरू करने वाले हैं उसके पहले हमें 2 विकासात्मक प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। जैसे पहला प्रश्न हो गया व्यापार क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे 2 पक्षों के बीच होने वाला लेन देन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हो गया व्यापार के लिए क्या नियम निर्धारित किए जाते हैं, तो बच्चों को पता नहीं है कौन कौन से नियम होते हैं, तो वो बच्चे मौन हो जाते हैं। उसके बाद में हम अपना जो टॉपिक है वो लिखते हैं, जैसे व्यापारिक शर्तों का अर्थ, ठीक है। उसके बाद में हम स्पष्टीकरण कर देते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पष्टीकरण दिया है हमने, व्यापार की शर्तों से तात्पर्य उस दर से है जिस दर पर दो देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है। व्यापार की शर्तों निर्यातों कीमतों और आगत निर्यातों कीमतों में संबंध व्यक्त करती हैं। डॉक्टर मार्शल ने व्यापार की शर्तों के लिए विनिमय दर को प्रोफेसर टागिस में शुद्ध अदल बदल व्यापार की शर्तें तथा प्रोफेसर पिगू ने इसे विनिमय की वास्तविक दर कहा है। जैसे हमने ये परिभाषा दी है, इस परिभाषा को हमें बच्चों को शाम पट पर भी लिखकर बताने होते हैं, मतलब किस अर्थशास्त्र ने कौन कौन सी परिभाषा दी है। उसके बाद में हम बच्चों से बोध प्रश्न करते हैं, ठीक है। बोध प्रश्न 3-4 प्रश्न करते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं या 4 भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में हम अगला जो शिक्षण बिंदु है उस पर आने के लिए फिर से हम 2 विकासात्मक प्रश्न करते हैं, ठीक है दोस्तों। विकासात्मक प्रश्न का जवाब बच्चे देते हैं। उसके बाद में हम अपना टॉपिक लिखते हैं। उसके बाद में उस विकासात्मक प्रश्न करने के बाद में हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो अपना विकासात्मक प्रश्न हो जाता है उसके बाद में हम उससे रिलेटेड बच्चों को बोध प्रश्न करते हैं, ठीक है। बोध प्रश्न हो जाने के बाद में हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। कौन से प्रश्न? मूल्यांकन प्रश्न हम वो प्रश्न करते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। अति लघुतात्मक प्रश्न हो गए, अबसद वाले प्रश्न हो गए, रिक्त स्थान वाले हो गए, सही गलत वाले हो गए, या असत्य वाले प्रश्न हो गए, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम पूछते हैं बच्चों से कि विनिमय की वास्तविक दर किसने कहा है, विनिमय की वास्तविक दर किसने कहा है। तो पिगू ने कहा है, मार्शल ने कहा है, किन्स ने कहा है, या फिर सिमुलेशन ने कहा है। इसके बारे में बच्चों को बताना है। उसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं व्यापारिक शर्तों का क्या अर्थ होता है। तो बच्चे, हमने पाठ पढ़ा दिया है तो बच्चों को लगभग थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा इसके बारे में, तो बच्चे इसका जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं व्यापार शर्तों का कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो बच्चे इसका जवाब देंगे। उसके बाद में व्यापार क्या है इसके बारे में बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद में हम बच्चों को एक घर से करके लाने के लिए कार्य देते हैं कि बच्चे इस पाठ के बारे में पूरा संपूर्ण समझ विकसित कर सके, ठीक है। हमने दिया है व्यापारिक शर्तों के लिए अर्थ एवं प्रकारों को लिखिए। उसके बाद में बच्चों को पता चल जाएगा कि व्यापारिक शर्तें क्या क्या होती हैं, उसका अर्थ क्या होता है और उनके कितने कितने प्रकार होते हैं, ठीक, कौन कौन सी शर्तें कितने प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी दैनिक पाठ योजनाएँ कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।